हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, इसके जो 4th यूनिट है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने आप लोग को बताया था 4th यूनिट के अंदर हमारे पास सिलेबस के क्या है 3 टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग्स, जो हम ऑलरेडी पिछली वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो सेकेंड टॉपिक है इस यूनिट का वो डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। सेकेंड टॉपिक जो इस यूनिट का है वो है पेटेंटिंग एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। मतलब जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनके पेटेंट जो होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें रहती हैं, एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या रहती है नेचुरल प्रोडक्ट्स की। ये चीज़ें हम लोग को इस टॉपिक के अंदर कम्प्लीटली पढ़नी है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक हमारे पास में आता है IPR, जो कि हमारे पास होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो कि हम लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस के अंदर पढ़े थे, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है ये सिंपली होते क्या हैं, जैसे कोई भी एक इंसान है, ठीक है, उसने कोई नई चीज़ इन्वेंट करी है तो वो हमारे पास में इन्वेंटर हो गए, ठीक है। तो जो भी किसी चीज़ के इन्वेंटर हैं उन्हें ये चीज़ की परमिशन मिल जाती है कि वो जो भी चीज़ उन्होंने इन्वेंट करी है उसके सारे के सारे राइट्स जो है वो उनके पास आ जाएंगे। वो हमारे पास में होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मतलब कोई नई इन्वेंशन से रिलेटेड, मतलब उनकी मर्ज़ी होगी, वो चाहे तो वो और किसी को उस इन्वेंशन को सेल करने का राइट दे सकते हैं लाइसेंस के थ्रू, या फिर वो बाकी लोगों को सबको मना कर सकते हैं कि हाँ भाई कोई भी इसको यूज़ नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो उनको कुछ ना कुछ पेनल्टी वगैरह देनी पड़ेगी। तो सिंपली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो इन्वेंटर को अलाउ करता है कि उन्होंने जो भी इन्वेंशन करी है वो उसे बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इन्वेंशन क्या होगी, कोई भी न्यू प्रोडक्ट या फिर कोई न्यू टेक्नोलॉजी जो है तो उसे वो बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, दूसरे लोगों को परमिशन दे सकते हैं लाइसेंस के थ्रू उस इन्वेंशन को यूज़ करने की। तो ये हमारा सिंपली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो होता है, ठीक है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर ही हमारे पास कॉपीराइट जो होते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं, ट्रेडमार्क्स जो हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं, पेटेंट भी इसके अंदर आते हैं, ट्रेड सीक्रेट्स जो हैं वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सिंपली एक इंसान को ये परमिशन देता है कि वो जो भी उन्होंने इन्वेंशन करी है उसके सारे के सारे राइट्स जो है वो उनके पास में रहते हैं। सेकेंड हमारे पास में आता है पेटेंट ऑफ हर्बल मेडिसिन। तो हर्बल मेडिसिन का पेटेंट, तो पेटेंट जो है वो एक टाइप का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ही होता है। पेटेंट क्या होता है, किसी भी एक पर्सन को पेटेंट मिला है तो उनके पास में ये परमिशन है कि वो बाकी लोगों को उस पर्टिकुलर कोई भी मेडिसिन हो गई, कोई भी टेक्नोलॉजी हो गई, जो भी नई चीज़ है जो उन्होंने इन्वेंट करी है, तो वो बाकी लोगों को रोक सकते हैं उस चीज़ को बनाने से, यूज़ करने से, सेल करने से, इम्पोर्ट करने से। ये सब चीज़ों का राइट जो है वो उनके पास में रहता है, ठीक है। तो पेटेंट अगर किसी के पास में है किसी भी इन्वेंशन का, तो वो जो चाहे उस इन्वेंशन के साथ कर सकते हैं। वो खुद ही बना करके बेचना चाहे तो खुद ही बना के बेच सकते हैं, दूसरों को परमिशन देना चाहे तो दे सकते हैं, एंड दूसरों को रोकना चाहे वो चीज़ बनाने से तो रोक भी सकते हैं, ठीक है। अब पेटेंट जो होता है ना वो मिलता है किसी भी इंसान को तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहला है कि इन्वेंशन जो है वो नई होनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर कोई एक इन्वेंटिव स्टेप जो है वो होना चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो भी उन्होंने इन्वेंशन करी है उसकी कुछ ना कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस या फिर यूटिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि मतलब वो किसी के काम आएगा तभी तो उस इन्वेंशन का फ़ायदा है। नहीं तो ऐसे तो कोई भी कुछ भी इन्वेंशन कर देगा जो किसी के काम की नहीं है तो उसका क्या फ़ायदा है। तो उसकी कुछ ना कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस या फिर यूटिलिटी होनी चाहिए। अब जैसे किसी को भी पेटेंट लेना है ना, तो सबसे पहले उन्हें एक एप्लीकेशन भरनी होगी, उसमें सारी की सारी डिटेल्स लिखनी होगी, उसके बाद में जो है पेटेंट वो मिलता है। पेटेंट का जो डॉक्यूमेंट होता है ना उसके अंदर सबसे पहले हमें टाइटल लिखना होता है, ठीक है, देन एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है, देन डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, एंड देन क्लेम्स जो है वो लिखने होते हैं, ठीक है। अब क्लेम जो है ये पेटेंट डॉक्यूमेंट की बैकबोन होती है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्लेम ही होती है, क्योंकि क्लेम जो है इसके अंदर जो इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट है, कोई भी एक इन्वेंशन है उसका जो इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट है वो क्लेम के अंदर आता है, ठीक है। अब इसके बाद में पेटेंट का जो रजिस्टर होता है ना, तो पेटेंट के रजिस्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पेटेंट ही मतलब जिन्हें पेटेंट दिया जा रहा है ना उनका नाम होना चाहिए, उनका एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। कुछ नोटिफिकेशंस जो हैं जैसे पेटेंट है उसके असाइनमेंट्स हो गए, उसका ट्रांसमिशन हो गया, उन सबसे चीज़ें रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर रहनी चाहिए। देन लाइसेंस जो जा रहे हैं पेटेंट के अंडर में उससे रिलेटेड सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। देन दूसरे मैटर्स जो हो गए जैसे कि पेटेंट जो है उसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी, उसकी ओनरशिप कब तक रहेगी, ये चीज़ें जो हैं ये सारी की सारी चीज़ें वो पेटेंट रजिस्टर के अंदर रिटन रहती हैं। तो यहाँ पर ये जो पेटेंट एंड IPR वाला टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट होता है।
अब नेक्स्ट जो टॉपिक्स आते हैं हमारे पास सिलेबस के अंदर, वो एक तो आता है फार्मर्स राइट, एक आता है ब्रीडर्स राइट, ठीक है। तो फार्मर्स राइट जो इसका कंप्लीट नाम होता है PPVFR एक्ट 2001, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001, ठीक है। तो प्लांट वेराइटीज़ का प्रोटेक्शन एंड जो फार्मर्स का राइट होता है वो चीज़ कंप्लीट इसके अंदर आती है। अब मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस एक्ट के, तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि फार्मर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, दूसरा है जो ब्रीडर हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट करना, देन जो सीड इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं हेल्प करना, ठीक है। अब इस एक्ट के अंदर क्या क्या राइट्स जो है वो फार्मर्स को मिलते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहला आता है राइट टू सीड, ठीक है। तो उन्हें सीड मतलब चीज़ों को उगाने का राइट जो है वो मिलता है। उसके बाद में राइट टू इंडेक्स ओन वेराइटीज़, मतलब खुद की वेराइटीज़ जो है वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन राइट टू रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, मतलब रिवॉर्ड मिलते हैं, जो भी चीज़ वो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना वो चीज़ रिकॉग्नाइज होती है, ठीक है। देन राइट टू बेनिफिट शेयरिंग, मतलब बेनिफिट वगैरह को शेयर करने का राइट उन लोगों को मिलता है। देन राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड कंपेंसेशन फॉर क्रॉप फेलियर, तो अगर क्रॉप फेल हो जाती है तो उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्म करा जाए एंड कंपेंसेट करा जाए, ये चीज़ भी उनका राइट रहता है। देन राइट टू सर्विस फ्री ऑफ चार्ज, तो बिना किसी कॉस्ट के सर्विस उन्हें मिले, ये चीज़ जो है ये भी उनका राइट रहता है, ठीक है। तो ये कुछ राइट्स हैं जो कि फार्मर्स को मिलते हैं इस एक्ट के अंडर में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ब्रीडर्स राइट। ब्रीडर्स राइट जो है मतलब जो ब्रीडर हैं, जो किसी भी चीज़ को उगाने वाले हैं, ठीक है, उनका राइट जो है वो ब्रीडर्स राइट रहता है। तो इसे प्लांट ब्रीडर्स राइट या फिर प्लांट वेराइटी राइट्स जो है वो कहा जाता है, ठीक है। ये राइट जो है उनको मिलता है जिन्होंने कोई न्यू वेराइटी जो है प्लांट की वो उगाई है या डिस्कवर करी है या इनोवेट करी है, ठीक है। अब ब्रीडर्स राइट के अंदर मतलब जो ब्रीडर है, जो फार्मर है, उनको क्या राइट इसके अंदर मिलता है, तो ब्रीडर जो है उनका पूरा पूरा कंट्रोल होता है। एक तो जो प्रोपेगेटिंग मटेरियल है जैसे कि सीड हो गए, कटिंग्स हो गए, डिविजन्स हो गए, टिश्यू कल्चर हो गया, मतलब जिसकी भी मदद से उन्होंने उस चीज़ को उगाया है ना, प्रोपेगेटिंग मटीरियल के ऊपर उनका कंप्लीट कंट्रोल रहता है। एंड जो हार्वेस्टेड मटेरियल है, जो मतलब उन्होंने लास्ट में हार्वेस्ट करा पूरा मटेरियल, जैसे फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, फॉलिएज हो गए, इन दोनों चीज़ों का कंप्लीट राइट एंड इन दोनों चीज़ों पे कंप्लीट कंट्रोल जो है वो ब्रीडर का रहता है कुछ सालों तक, ठीक है। देन जैसे ब्रीडर्स राइट है तो किसी भी ब्रीडर को कोई भी नई वैरायटी उन्होंने बनाई है ना, तभी ये राइट जो है वो मिलता है। तो इसलिए वैरायटी जो है वो न्यू होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट मतलब कुछ अलग होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, ठीक है, तभी जो है ये राइट जो है वो ब्रीडर को मिलता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बायो प्रोस्पेक्टिंग एंड बायो पायरेसी, ठीक है। ये दो वर्ड्स होते हैं, इन दोनों का मतलब अलग होता है बट ये कहीं ना कहीं एक ही जगह पर रिलेट जो है वो करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि बायो प्रोस्पेक्टिंग जो है वो क्या होता है। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग जो है इसका मतलब ये होता है कि कोई भी नए मॉलिक्यूल्स जो हैं उन्हें डिस्कवर करना या फिर डेवलप करना अलग अलग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की मदद से, ठीक है। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग जिसे कि बायोडाइवर्सिटी प्रोस्पेक्टिंग भी कहा जाता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डिफरेंट बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो अलग अलग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की हेल्प से न्यू मॉलिक्यूल्स को डिस्कवर करना एंड डेवलप करना जो है ये बायो प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है, ठीक है। अब दूसरा आता है बायो पायरेसी। बायो पायरेसी मतलब किसी चीज़ को चुराना, मतलब जो नॉलेज है, नॉलेज को चुराना ट्रेडिशनल या फिर इंडिजिनस कम्युनिटीज़ या इंडिविजुअल से, वो जो है बायो पायरेसी कहलाता है। तो सिंपली जैसे ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ हो गई, इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हो गई या फिर जो इंडिविजुअल्स हो गए, उनकी कोई एक प्रॉपर कि उनकी तरफ से ये नॉलेज दी गई है, तो उस नॉलेज को चुराना जो है वो सिंपली बायो पायरेसी कहलाता है, ठीक है। अब जो बायो पायरेसी है ना, ये एक इनजस्टिस होता है, ठीक है। जैसे किसी के पास पेटेंट है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, तो वहाँ से किसी चीज़ को चुरा लेना एंड ये बोलना कि हाँ भाई ये चीज़ तो हमारी है, वो सिंपली बायो पायरेसी जो है वो कहलाता है, ठीक है। अब इंडिया जो है, हमारी जो इंडिया कंट्री है, ये बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी इसके अंदर प्रेजेंट है, बहुत सारे ट्रेडिशनल नॉलेज हैं, बहुत सारे वाइल्ड रिसोर्सेज जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी रिसेंटली एक तो हमने जो अभी पीछे डिस्कस करा था PPVFR एक्ट, ये जो एक्ट है वो करा गया है जिससे कि इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करा जा सके। दूसरा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है ये भी दिया गया है जिसकी मदद से क्या होगा, इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करा जा सके, ठीक है। अब जो बायो पायरेसी एंड बायो प्रोस्पेक्टिंग है, डिस्टिंक्टिवली एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे बायो पायरेसी का मतलब तो ये हो गया कि बिना
मर्ज़ी के दूसरे लोगों के मतलब जिनके पास पेटेंट या आईपीआर है, नॉलेज है जिनके पास में, उनकी मर्ज़ी के बिना उनकी चीज़ को चुराना जो है वो हमारा सिंपली बायो पायरेसी कहलाता है। दूसरी तरफ बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या है कि किसी नई चीज़ को डेवलप करना या डिस्कवर करना, वो हमारा बायो प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है पेटेंटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। मतलब जो ट्रेडिशनल नॉलेज है एंड जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनके पेटेंटिंग एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, मतलब पेटेंट के टाइम क्या क्या चीज़ों का ध्यान जो है वो रखना होता है। तो सिंपली पेटेंट जो है वो किस तरीके से मिलता है वो हम लोगों ने देख लिया। ट्रेडिशनल नॉलेज, नेचुरल प्रोडक्ट्स, ये सब के बारे में हम लोगों ने पहले ही देख लिया। तो यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर कुछ ऐसा डिफरेंट हम लोग को पढ़ना है नहीं, ठीक है। जो अभी तक पढ़ा है वही चीज़ें इसके आंसर के अंदर अगर गलती से क्वेश्चन आता है तो वही सारी चीज़ें जो है वो हम लोग को यहाँ पर लिखनी होगी। अब सबसे पहले ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब क्या होता है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो ट्रेडिशनल नॉलेज रेफर्स टू द नॉलेज, इनोवेशंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिजिनस एंड लोकल कम्युनिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड। तो ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब है कोई भी नॉलेज हो गई, इनोवेशंस हो गई या फिर कोई प्रैक्टिसेस हो गई इंडिजिनस कम्युनिटीज़ एंड लोकल कम्युनिटीज़ की पूरी दुनिया के अंदर जो है उसे हम सिंपली ट्रेडिशनल नॉलेज कहते हैं। अब जो ट्रेडिशनल नॉलेज है बहुत ज़्यादा वास्ट होती है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर कवर होती हैं। जैसे एग्रीकल्चरल चीज़ें हो गई, मेडिसिनल चीज़ें हो गई, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड चीज़ें हो गई, कोई भी एक कम्युनिटी है उनके कुछ एक्सपीरियंसेस हो गए, डिफरेंट एक्सप्रेशंस हो गए, जैसे म्यूज़िक, डांस, सॉन्ग, स्टोरीज, आर्ट वर्क, ये सारी की सारी चीज़ें जो वो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल नॉलेज के अंदर आती है। अब जो ये ट्रेडिशनल नॉलेज है ना, इसे डॉक्यूमेंट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए गए हैं, ठीक है। एंड कुछ लीगल प्रोटेक्शन जो है वो भी अब यहाँ पर यूज़ करी जा रही है। जैसे पेटेंट्स दे दिए जिन्होंने भी कोई नई चीज़ की डिस्कवरी करी है या फिर जो चीज़ जहाँ पर इन्वेंट हुई है तो वहाँ पर उन्हें पेटेंट दे दिया। आईपीआर जो है उसी का एक टाइप हमारे पास में पेटेंट रहता है, या फिर कॉपीराइट से दे दिया। ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व रहती हैं। नाउ जो हमारे पास में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करने के हमारे पास में दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आता है डिफेंसिव प्रोटेक्शन, एक आता है पॉजिटिव प्रोटेक्शन। डिफेंसिव प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि जैसे कोई एक कम्युनिटी है, ठीक है, तो उस कम्युनिटी के अलावा कोई भी दूसरी कम्युनिटी जो है वो उस चीज़ को यूज़ ना करे, इस तरह का प्रोटेक्शन जो है वो सिंपली डिफेंसिव प्रोटेक्शन रहता है। दूसरा आता है पॉजिटिव प्रोटेक्शन। पॉजिटिव प्रोटेक्शन के अंदर क्या होता है कि इसमें जैसे कम्युनिटीज़ है ना, कम्युनिटीज़ तो कम्युनिटीज़ को राइट मिलता है कि वो अपनी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसे प्रमोट कर सकें, एंड उसका जो कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन है, मतलब मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा उसका जो रहना है, उस चीज़ को वो कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो ये हमारा होता है डिफेंसिव प्रोटेक्शन एंड पॉजिटिव प्रोटेक्शन। अब लास्ट जो हमारा इस टॉपिक के अंदर बच गए हैं दो टॉपिक्स। एक तो केस स्टडी कर्क्यूमा, मतलब जो हमारे पास में टर्मरिक होती है उसकी केस स्टडी पढ़नी है हमको, एंड दूसरी केस स्टडी जो है नीम की वो पढ़नी है। तो ये दो चीज़ें हमारे पास मेन यहाँ पर रह गई है। अब कर्क्यूमा हमारे पास में टर्मरिक होती है, ठीक है। टर्मरिक को ही कर्क्यूमा लॉन्गा कहा जाता है। इसे इंडिया के अंदर बहुत ही वाइडली बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है। जैसे टर्मरिक हमारी हल्दी हो गई, ठीक है, हल्दी को हम लोग जुखाम के अंदर यूज़ करते हैं, देन इसे कहीं ना कहीं ब्लड प्योरीफायर के रूप में भी यूज़ करते हैं। जैसे हमारे कान या फिर नाक जो है वो बालियाँ वगैरह पहनने से पक जाती हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग कहीं ना कहीं हल्दी का यूज़ करते हैं। तो हल्दी बहुत सारी जगहों पर इंडिया में बहुत टाइम से यूज़ होती आ रही है, ठीक है। एंटी पैरासिटिक के रूप में भी, जैसे कहीं कुछ स्किन पे इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, उसके अंदर भी इसे यूज़ करते हैं। एंड मसाले के रूप में तो हल्दी हमारे यहाँ पर बहुत टाइम से यूज़ होती आ ही रही है, ठीक है। देन इसके अलावा इसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी ऑक्सीडेंट एंड एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी इसकी रहती है। तो ये तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया टर्मरिक, हल्दी का, जिसे हम कर्क्यूमा भी कहते हैं। अब पेटेंट जो है, जैसे यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे केस स्टडी के अंदर हम लोग ये देखेंगे, पहले तो पेटेंट देखेंगे, किसी को कर्क्यूमा से रिलेटेड पेटेंट जो है वो मिल गया, ठीक है। देन उस पेटेंट को ओपोज करा गया, एंड ओपोज करने के बाद में फाइनल रिजल्ट क्या है, तीन चीज़ें जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले 1995 के अंदर दो इंडियन साइंटिस्ट जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी के अंदर काम कर रहे थे, ठीक है, उन्हें जो है यूएस पेटेंट मिला था कि ना टर्मरिक को वाउंड हीलिंग के अंदर यूज़ करा जाता है। ये चीज़ उन्होंने कही थी। डॉक्टर सुमन के दास एंड डॉक्टर हरिहर पी कोहली, ये दोनों हमारे इंडिया के ही साइंटिस्ट हैं, ठीक है। बट ये वहाँ पर यूएस के अंदर काम कर रहे थे, यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी के अंदर। इन्होंने क्या करा था कि पेटेंट लिया था कि टर्मरिक को वाउंड हीलिंग के अंदर, मतलब घाव वगैरह जो होते हैं उसे हील करने के लिए टर्मरिक को यूज़ करा जाता है।
इस पेटेंट के अंदर उन्होंने ये भी बताया था कि जो हल्दी होती है ना, हल्दी का जो पाउडर है उसे ओरली भी यूज़ करा जाता है एंड टॉपिकली भी यूज़ करा जाता है। मतलब टॉपिकल मतलब घाव वगैरह पे लगाने के लिए, तो सर्जिकल वाउंड्स एंड जो अल्सर्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट के अंदर हल्दी को यूज़ करा जाता है। तो ये कंप्लीट हमारा पेटेंट था, ठीक है। अब इंडिया वाले लोग तो जानते हैं कि हम लोग हल्दी को कब से यूज़ करते आ रहे हैं, तो इंडिया के अंदर जो है इस पेटेंट को अपोज करा गया। तो डॉक्टर मशेलकर जो हैं, जो कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर इंडिया के अंदर काम करते, तो उन्होंने इस पेटेंट को 1996 के अंदर चैलेंज करा, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि पेटेंट के अंदर कोई नोवेल्टी नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो टर्मरिक है, जो हल्दी है, उसे बहुत टाइम से जो है वो यूज़ करा जा रहा है, ठीक है। तो जब ये ओपोजिशन फाइल करा गया तो 1997 के अंदर जो यूएस पेटेंट है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ने जो पेटेंट यहाँ पर इनको दिया था 1995 के अंदर, उन्होंने सारे के सारे जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिए, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी नोवेल्टी जो है वो नहीं थी। तो उसके बाद में फाइनली जो है वो पेटेंट कैंसिल हो गया, क्योंकि इंडिया के अंदर तो कब से ही हल्दी को यूज़ करा जा रहा है। देन इस केस के बाद में जितनी भी ट्रेडिशनल नॉलेज है ना हमारे इंडिया की, उसे एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर हम लोगों ने रख लिया, ठीक है। तो ये हमारा सिंपली पेटेंट इन्होंने 1995 के अंदर करा था कि टर्मरिक जो है वाउंड हीलिंग के अंदर यूज़ होती है। देन इंडिया के साइंटिस्ट ने इसे ओपोज करा 1996 के अंदर। देन उसके बाद में जो पेटेंट देने वाली ब्रांच है, यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, उन्होंने क्या करा कि प्रॉपर रिसर्च करी एंड देन उसके बाद में उन्होंने इस पेटेंट को रिजेक्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। नाउ सेकंड हमारी आती है केस स्टडी ऑफ नीम। नीम जो है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो आता है एजाडिराक्टा इंडिका, ठीक है। तो नीम हम सब जानते हैं, नीम को इंडिया के अंदर बहुत टाइम से यूज़ करा जा रहा है। इसकी जो बार्क होती है, इसकी जो पत्तियाँ होती है, फ्लावर्स होते हैं, बीज होते हैं, ये सारी चीज़ों को यूज़ करा जाता है अलग अलग डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए, जैसे लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के अंदर, डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के अंदर, स्किन डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के अंदर, अल्सर्स के ट्रीटमेंट के अंदर, इन सब के अंदर इसे कहीं ना कहीं यूज़ करा जाता है। देन जो नीम की जो लकड़ियाँ होती हैं ना, उन्हें भी एंटीसेप्टिक टूथब्रश के रूप में बहुत सारे लोग यूज़ करते थे पहले। अभी तो चलो नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते, बट पहले तो ऑलमोस्ट सभी लोग जो है वो नीम की डंडियों से ही ब्रश भी करते थे, तो उसे टूथब्रश के रूप में भी यूज़ करा जाता था, ठीक है। अब इसका पेटेंट क्या आएगा 1994 के अंदर, जो EPO है, यूरोपियन पेटेंट ऑफिस, इन्होंने एक पेटेंट दिया था यूएस कॉरपोरेशन WR ग्रेस कंपनी को, ठीक है। इस पेटेंट के अंदर ये बताया गया था कि जो नीम ऑयल है, ठीक है, नीम ऑयल को यूज़ करा जाता है एक मेथड के अंदर, जिसकी मदद से क्या होता है कि प्लांट्स के ऊपर जो भी फंजाई लगे होते हैं, उसे ख़राब कर रहे होते हैं, उसे ट्रीट करा जाता है, उसे कंट्रोल करा जाता है, ठीक है। तो सिंपली एक पेटेंट 1994 के अंदर EPO यूरोपियन पेटेंट ऑफिस जो है, उन्होंने यूएस कॉरपोरेशन को दिया था। उन्होंने ये कहा था कि नीम ऑयल जो है वो फंजाई जो प्लांट्स के ऊपर लग जाते हैं, उसे कंट्रोल करने के एक मेथड के अंदर इसे यूज़ करा जाता है। तो ये हमारा सिंपली पेटेंट हो गया। अब नेक्स्ट आता है दी ओपोजिशन। तो 1995 के अंदर एक ग्रुप इंटरनेशनल NGOs का, ठीक है, एंड कुछ इंडियन फार्मर्स जो होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने मिलकर के एक लीगल ओपोजिशन जो है वो फाइल कराता है इस पेटेंट के अगेंस्ट में। उन्होंने ये कहा था कि इस पेटेंट के अंदर कोई भी नोवेल्टी नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई भी नई चीज़ जो है वो नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो नीम है उसे बहुत टाइम से डर्मेटोलॉजिकल मतलब स्किन से रिलेटेड जो भी बीमारियाँ होती है उसे ठीक करने के लिए यूज़ करा जा रहा है। साथ साथ जो भी प्लांट्स होते हैं उसके ऊपर जो फंगस वर्ग लग जाती है उसे रिमूव करने के लिए भी नीम को बहुत सालों से यहाँ पर यूज़ करा जा रहा है। देन बहुत सारी रिसर्च करने के बाद में 1999 के अंदर जो यूरोपियन पेटेंट ऑफिस है, उन्होंने ये पता लगाया कि भाई ये जो पेटेंट उन्होंने दिया है इसमें कोई भी नोवेल्टी नहीं है, कोई इन्वेंटिव स्टेप नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने ये वाला जो पेटेंट है उसे कैंसिल कर दिया 2000 के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया केस स्टडी ऑफ नीम। तो यहाँ पर 2 केस स्टडी हम लोगों ने पढ़ लिए। ये दोनों केस स्टडी जो है इनका क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम के अंदर आ जाता है, तो आप पढ़ लेना, बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर आपको समझ आ ही गया होगा। इसके अंदर हम लोग को सिंपली पेटेंट लिखना, ओपोजिशन लिखना एंड उसके बाद में जो फाइनल रिजल्ट आया, जो पेटेंट जो है वो कैंसिल हो गया, वो चीज़ बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आज जो टॉपिक डिस्कस करना था वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नोट्स जो है प्रॉपर नोट्स हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।